चलो बच्चों, तो इसके पिछले क्लास में आपने गति का दूसरा नियम के बारे में देखा था। अभी हम लोग संवेग के बारे में पढ़ेंगे और गति का दूसरा नियम की व्याख्या हम लोग संवेग से भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लें कि संवेग मोमेंटम कहते किसको हैं। संवेग क्या है? मोमेंटम किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान और उस पिंड में कोई वेग होगा, दोनों को गुना कर देंगे तो संवेग कहलाएगा। अर्थात पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को P से दर्शाया जाता है, यानी P बराबर m गुणे v। मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलोग्राम है और वह वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो पिंड का संवेग कितना हो जाएगा? उसके द्रव्यमान को उसके वेग में मल्टीप्लाई कर देंगे। P बराबर m भी 10 और गुने 5 बराबर ये 50। अब आया किसका मात्रक क्या लिखाएगा? तो संवेग का मात्रक क्या लिखाएगा? मात्रक वही जो द्रव्यमान का मात्रक होगा और जो वेग का मात्रक होगा, तो दोनों मात्रक को गुना कर देंगे तो वही आपका संवेग का मात्रक हो जाएगा। आपको पता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अतः संवेग का मात्रक क्या होगा? 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इस वस्तु का संवेग कितना हो गया? 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार हम किसी पिंड के संवेग की गणना कर लेंगे उसके मास में उसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। अब हम लोग देखेंगे कि संवेग में परिवर्तन क्या होता है। संवेग में परिवर्तन फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा था कि वस्तु पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहां देख लो। मान लिया एक वस्तु का मास 10 किलोग्राम है और यह वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया तो वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ करके इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो प्रारंभिक अवस्था में इसका संवेग कितना था? हमने अभी देखा था कि संवेग कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान और वेग को गुना करके। तो इसका जो पहले से जो वेग होगा और जो द्रव्यमान होगा उसको गुना करेंगे तो इससे हम लोग कहेंगे प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग यानी इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? द्रव्यमान को उसके वेलोसिटी में गुना कर देंगे। तो प्रारंभिक संवेग है इसलिए इसको P1 लिख रहे हैं। तो P1 यहाँ हो जाएगा 10 × 5 बराबर 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चूंकि हमने इस पर कोई फोर्स लगाया था तो फोर्स लगाने के बाद इसका वेग बढ़ करके 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया था, लेकिन द्रव्यमान जो रहेगा इसका तो कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान तो बढ़ेगा नहीं, ये 10 किलोग्राम ही रहेगा। तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा यानी अंतिम संवेग जो इसका होगा, अंतिम संवेग फाइनल मोमेंटम जो इसका होगा, फाइनल मोमेंटम, फिर उसको मास को क्या करेंगे? उसके वेलोसिटी में गुना करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग फाइनल है इसलिए इसको P2 लिखेंगे। तो P2 बराबर हो जाएगा 10 × 8 बराबर 80 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यह संवेग में परिवर्तन किसके कारण हुआ? हमने जो उस पर फोर्स अप्लाई किया था उसके कारण हुआ। और जो फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ छोटा ही कुछ समय जरूर लगता है। तो मान लो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, कुछ भी समय जरूर लगा होगा, तो तब उसका वेग यहां से बढ़ा था। तो मान लो कि जो फोर्स अप्लाई किया था वह मान लिया हमने किया था 5 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया था।
5 सेकेंड तक हमने इस पर फोर्स बल लगाया, जिसके कारण इसके संवेग में परिवर्तन हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? प्रारंभिक संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम संवेग बढ़ के हो गया 80 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन यानी चेंज किसमें हुआ? मोमेंटम में। मोमेंटम में चेंज कितना हो गया? तो P2 में से P1 को माइनस कर देंगे, यानी 80 माइनस 50, संवेग में परिवर्तन हो गया 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां ध्यान दो, अब इसमें चलो ठीक है, वहां पर छूट गया, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन हुआ 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यह परिवर्तन कितना देर में हुआ? तो हमने देखा था कि कुछ जो समय लगा था, चाहे वह समय कितना ही छोटा क्यों ना हो, कुछ तो समय जरूर लगेगा। तो हमने माना था 5 सेकंड। तो इतना परिवर्तन 5 सेकंड में हुआ। अब हम लोग निकालेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। तो दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब इकाई समय में, इकाई समय में हम लोग लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब होगा कि 1 सेकेंड में उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। संवेग में परिवर्तन की दर। तो दर हम लोग कैसे निकालेंगे? क्योंकि 5 सेकेंड में परिवर्तन इतना हुआ है, तो 1 सेकेंड में परिवर्तन जो टाइम लगा होगा उसको टाइम से उसके परिवर्तन को डिवाइड कर देंगे। तो परिवर्तन हो जाएगा 30 बटे कितना 5, यहाँ हो गया 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और ये समय लगा था 5 सेकेंड का। तो ये कर करके आपका हो जाएगा 6 किलोग्राम मीटर सेकेंड मिलकर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये जो संवेग में परिवर्तन की दर आया है 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ध्यान दो ये किसका मात्रक था? याद होगा आपको, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया बल के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार संवेग में परिवर्तन की दर हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग न्यूटन के गति के दूसरे नियम को भी संवेग में परिवर्तन के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। यहां देखो, माना कि किसी वस्तु का मास m किलोग्राम है और वह वस्तु का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u मीटर प्रति सेकंड है। इस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, वह t सेकंड के लिए। तो इसका वेग बढ़ करके u मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके इसका वेग बदल करके v मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा? संवेग में यानी इसका हम निकालेंगे इनिशियल प्रारंभिक संवेग मास गुने वेलोसिटी mu, और अंतिम संवेग P2, जैसा कि हमने यहां पर निकाला था अभी। तो P2 बराबर हो जाएगा मास गुने इसका जो फाइनल वेलोसिटी है v, तो m इंटू v। अतः इसमें चेंजिंग कितना हुआ, यानी संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? परिवर्तन किसमें? संवेग में। परिवर्तन संवेग में कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1 यानी mv माइनस mu, यह संवेग में परिवर्तन हुआ। अब हम लोग इसमें परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो बताया गया था कि जितना समय लगेगा उससे उसमें डिवाइड कर देंगे तो वह परिवर्तन की दर निकल जाता है। इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर समय से भाग देना, यानी mv माइनस mu बटा t, यह संवेग में परिवर्तन की दर होगा। ठीक है। तो गति का दूसरा नियम यह भी कहता है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और संवेग में जो परिवर्तन की दिशा होगी वह बल की दिशा होगी। ये भी हम लोग ध्यान रखें, संवेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है।
सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी दिशा किधर होगा, जिधर बल लगाया जाएगा। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार यह भी कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यानी यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं F समानुपाती mv माइनस mu बटा t, या यहां से समानुपाती m इंटू v माइनस u बटा t, या समानुपाती m। और ये देखो ये क्या चीज को दर्शा रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन। ये क्या होगा, v माइनस यू बटे टी a के बराबर, यानी F समानुपाती m इंटू ए। और उसमें भी हम लोगों ने देखा था F समानुपाती m इंटू ए, और समानुपाती को हटा के यहाँ से क्या लिखते थे, F बराबर k इंटू एम ए। और वहाँ जो लिखा गया था कि यदि m बराबर 1 a बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो f का मान कितना आया था 1, यहाँ 1 बैठा देंगे, यानी k का वैल्यू 1 होने के लिए फिर यहाँ से हमको निकल जाएगा f बराबर a में, जो पहले वाला में निकाला गया था। तो यहाँ से भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये हुआ संवेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ देखो गति के दूसरे नियम में कभी कभी बहुत अच्छा सवाल पूछता है कि गति के दूसरे नियम से, जो गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा हम लोग पढ़े थे, वैसे ध्यान दो, गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और इससे किसी वस्तु पर लगाए गए बल की गणना करते हैं। और प्रथम नियम से बल का परिभाषा हमें प्राप्त हुआ था। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि गति के दूसरे नियम से ये बतलाओ कि गति का दूसरा नियम में गति का प्रथम नियम भी निहित है, यानी वहां से हमको बल की भी परिभाषा मिलती है। तो वह कैसे, ध्यान से देखो, गति के दूसरा नियम में आपने पढ़ा F बराबर ma। चलिए, गति के दूसरा नियम में हमको ये दिखलाना है कि गति के दूसरे नियम में गति का प्रथम नियम निहित किस प्रकार है, किस प्रकार इसमें ये मिला हुआ है। यानी बल की परिभाषा हम वहां से भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आपने गति का दूसरा नियम देखा है F बराबर ma, या F बराबर m इंटू ए का मतलब बोलिए v माइनस यू बाय टी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं F बराबर mv माइनस mu बाय टी, ये F का वैल्यू हुआ। अब हम F को T में यहाँ गुना मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, Ft बराबर mv माइनस mu। अब अगर किसी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो, कोई बल नहीं लगे, यानी F का मान 0 हो जाए, तो वैसी कंडीशन में F का मान 0 होने पर mv माइनस mu किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि F का मान 0 हो जाए तो mv माइनस mu बराबर 0 इंटू टी बराबर 0। ऐसा कंडीशन में क्या होगा, mv बराबर mu के, यानी से m कैंसिल, यानी u और v दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब वस्तु अगर पहले से विराम की अवस्था में है तो बाद में भी वह विराम की अवस्था में रहेगा। वस्तु अगर पहले जिस वेग से जा रहा था उसी वेग से गतिशील रहेगा। कब, जब वस्तु पर फोर्स का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। और हमने प्रथम नियम में पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया जाएगा। अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बल नहीं लगाएंगे, तो वस्तु अपनी पूर्वावस्था में रहेगा। स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा। हमने क्या देखा, अगर F का वैल्यू 0 हो जाए तो वैसी कंडीशन में U का वैल्यू V के बराबर होता है, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर होगा। अगर वस्तु विरामावस्था में रहेगा और बल नहीं लगाया जाए तो हमेशा वह विराम की अवस्था में ही रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गति के दूसरे नियम से में गति का प्रथम नियम भी निहित है।
तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद फिर अगले क्लास में देखेंगे। वीडियो अगर आपका पसंद हो रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियो आपके पास लगातार पहुंचता रहे। अगर कोई कमेंट आपका है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर लिखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।